हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 5, जो कि होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। तो जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमारे बनते हैं और अच्छे नंबर में बन जाते हैं। 2 नंबर में या 3 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हमें इसे समझना ज़रूरी है, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने ज़रूरी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कभी कभी 1 नंबर में पूछ भी लेते हैं ना। चलिए समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली बात करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डेफिनेशन होगी ना, वो डाइल्यूट सोल्यूशन को नॉलेज में रखते हुए हमें याद रखनी है। ठीक है, तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, जब हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इट लोवर्स द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कर देगा, ये कम कर देगा एस्केपिंग जो टेंडेंसी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ईजिली किस में जा रहे थे, हमारे वेपर फेज में जा सकते हैं। ठीक है, वो टेंडेंसी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कौन कम कर देगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, लीडिंग टू चेंजेस इन द जो उसकी क्या है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ द सोल्यूशन। तो इस जिसकी वजह से क्या होगी, जो सोल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या आ जाएगा, चेंजेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, दीज आर ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है ना, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेंगी, नो मैटर उसका नेचर क्या है। ओके, तो एक अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन याद करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सोल्यूशन हमारा बनेगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। ठीक है, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना, जैसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा था, अब हो सकता है माइनस में कहीं 1 या 2 डिग्री के आसपास कर रहा हो, है ना। नेक्स्ट है आपका लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी क्या हो गई, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इनको 1 बाय 1 हम समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि हमारे पास में एक कंटेनर में यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा हमारा P0A। ठीक है, और जब हमने क्या किया, इसका मिक्सचर बनाया किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ, हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये सॉल्यूट हमारा B हो गया। ठीक है, तो जब A + B मिक्स हुआ, हमारा मिक्सचर प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और जो ये मिक्सचर है, यहाँ पर आने के बाद जो वेपर प्रेशर है उसमें क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमने पढ़ा भी था राउल्स लॉ में स्टार्टिंग में, वो हो जाएगा हमारा PA + PB। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, वो क्या होगा, हमारा जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे क्या होगा, ये कम, P0A जो है वो ज़्यादा होगा और PA जो है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो ये बताया मैंने आपको, सेम यही बात बोली इन्होंने कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कि जो प्योर सॉल्वेंट होगा, जब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, कब, जो जब हमारा मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा, जो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उससे कम। क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट के साथ में हमारा सॉल्यूट ऐड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सॉल्यूट कैसा है, ये तो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल है मतलब कि जब इसको हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, जब हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल क्या करेगा, वेपर फेज में जाने की कोशिश करेगा। ये इसको इतना इजीली क्या नहीं करने देगा, वेपर्स क्रिएट नहीं करने देगा, बनाने नहीं देगा।
जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्योर स्टेट में क्या है, प्योर स्टेट में कोई यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, क्योंकि कोई सॉल्यूट के साथ कोई सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं जो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में। इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो फ्री हैं, वो ईजिली क्या कर सकते हैं, वेपर बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होगा। ओके, तो डेफिनेशन भी यहाँ पे यही बोल रही है। ओके, तो क्या बोलता है ये, दिस डिक्रीज द वेपर प्रेशर, ठीक है, डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल नॉट देयर आइडेंटिटी, जो कि हमने डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने सॉल्यूट पार्टिकल क्या है आए, ऐड किए हमने, ठीक है, जो इंटरफेयर करेंगे किसमें, ए के साथ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे कहाँ पर, वेपर फेज में इजीली। ओके, अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, जो कहाँ से हम समझेंगे, जो हम समझ रहे हैं कहाँ से, राउल्ट्स के लॉ से। हमने राउल्ट्स का लॉ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसी को हमने क्या यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या बोलता था राउल्ट्स लॉ, ये बोलता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते थे, इसको एक्सप्रेस करते थे हम ऐसे, है ना, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्स के, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसी को आगे जब हमने एक्सपेंड किया तो क्या आ जाएगा हमारा पी नॉट एंड, अब अगर जो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन है जैसे ए एंड बी, है ना, तो बस यहाँ पे ए के लिए आ जाएगा और बी के लिए हमारा क्या आ जाएगा, डी के लिए आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, राउल्ट्स का लॉ अप्लाई किया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है, उसको समझते हैं कैसे हुआ। तो रिडक्शन कैसे हुआ भाई हमारा, देखते हैं। तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी, आप 1 भी लिख 1 2 में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और ए बी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्वेंट के लिए 1 ही ले रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट 1 माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा हमारा P1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ, है ना, तो राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जरा उसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। तो सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 माना, राउल्ट्स लॉ का जो हमारा ये आया था आंसर, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू है, P1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, P01 और x1 के, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सपोज ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ओके, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी P1 की हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से ले ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिखा P1, यहाँ पर P01 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास में 1 माइनस x1। अब हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 ऑल इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं, है ना। x2 इज इक्वल टू हमारा बराबर होगा किसके, 1 माइनस x1 के, ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को क्या करेंगे, अपनी नई इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो फ्रॉम मोल फ्रैक्शन हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ से लिया मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, हमारा नया वैल्यू क्या बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा x2। ओके, ये बनी हमारी नई इक्वेशन, इसको हमने बोला इक्वेशन 3। ओके, अब इस इक्वेशन को और मॉडिफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन P01 इक्वल टू x2 के, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेम इक्वेशन है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, क्या,
हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो उसके बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड करके लिखें, थोड़ा और अगर समझ के लिखते हैं इसको, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -PA/P1 अपॉन ये A B लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए B लिख दिया, यहाँ पे आप 2 और 1 भी लिख सकते हो, है ना, A B यूज़ करो चाहे 1 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सिंपल है, राउल्स लॉ यहाँ पे बेसिकली अप्लाई होगा हमारा। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम न्यूमेरिकल फार्मूलाज वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और इसको समझते हैं आगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके 2-3 फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमने समझ ली है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है ना, अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी हमने पढ़ा अभी। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है ना, इस फॉर्म में हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारे पास में सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल हमारा पार्टिकल 2 है ना। ठीक है, अब हमें याद करना है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो बच्चों उस टाइम पे हम जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। किससे, सॉल्वेंट के पार्टिकल से। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट का पार्टिकल हमारा क्या होगा भाई, कम होगा, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है हमारा, डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो अब इसको ईजिली एक्सप्लेन करके लिखेंगे, है ना। इसको हम लिख सकते हैं अपॉन N1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, और अगर हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी का। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको बना सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला। तो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल, ये वाला फार्मूला हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन था, ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो हम समझते हैं होता क्या है ये, द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि एलिवेट का मतलब होता है बढ़ जाना, है ना। तो ये बोल रहा है जब हमने किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए, सॉल्यूट पार्टिकल के ऐड होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो राइज कर गया। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बोलता है क्या हो जाएगा, उतने टेम्परेचर पे चला जाएगा जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है ना, अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वाटर था वो प्योर स्टेट में बॉईल होता है हमारा कहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
ठीक है, बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर इज 1.013 बार, यानी कि 1 atm। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, तो देखिए पहले समझते हैं। हमने क्या किया, अगेन अपने पास में एक कंटेनर में यहाँ पर हमने लिया 1 और 2, ठीक है, और इन दोनों से मिला के हमने बनाया यहाँ पर मिक्सचर 1+2 का। अब जो 1 है हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोज दैट ये हमारा है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये अपना सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना T01 और T02, और यहाँ पर टोटल हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा TB। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट को वेपर बनाने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो ऐसा फेस करना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब मिक्सचर हो जाएगा, यहाँ पे जब मिक्स कर देंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या था, नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, तो अब यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से इतना इजीली सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या नहीं कर पाएंगे, वेपर नहीं बना पाएंगे, है ना, जिसकी वजह से अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वेपर बने। इसीलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे भी आराम से हमारी वेपर्स बन जाएंगी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके हमारी क्या होंगी, सॉल्वेंट की वेपर्स बनेंगी। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है इसको। आई होप समझ आया होगा। तो अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो क्या बोलते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के इफेक्ट क्या पड़ेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब होता क्या, इसकी वजह से हैंड्स टू बॉयल द सोल्यूशन। अब हमें जब सोल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द टेम्परेचर मस्ट बी, ठीक है, राइज बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जैसे वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद हमें हो सकता है वहाँ पर 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देना पड़े टेम्परेचर, ठीक है ना। Therefore, the boiling point of the solution is higher than that of the pure solvent. This phenomenon is called the elevation of boiling point. तो ये ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी यही चीज़ समझा रहा है कि जब हमारा सॉल्वेंट क्या था, प्योर स्टेट में था, तो ये फटाक से क्या कर रहा था, अच्छी खासी वेपर यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे सोल्यूशन में गया तो यहाँ पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ। कौन सा टेम्परेचर, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमें क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बता रहा है, ये हमें बताता है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना एलिवेट किया, कितना बड़ा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, लेट द T0 B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, जो कि ये है, ठीक है। देन डेल्टा TB यानी कि डिफरेंस जो होगा, ठीक है, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, वो आ जाएगा हमारा TB माइनस T0 B, ठीक है। ये बोल रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा बराबर होगा TB माइनस T0 B के, ठीक है। अब बोलते हैं रिलेशन विद मोलैलिटी, ठीक है। अब रिलेशन विद मोलैलिटी क्या होती है हमारी, कि जो डेल्टा TB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, ठीक है ना। और मोलैलिटी इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलेंगे हम, KB कांस्टेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। KB कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ओके। या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो KB को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और। अब जैसे कि हमने मोलैलिटी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया आपका KB, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका क्या था,
आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, NB अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका WA, ठीक है। और इसको लिखें अगर आगे, ये किलोग्राम में होगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA, अगर ये ग्राम में होगा दिया हुआ तो, है ना। तो हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KB, ये हो जाएगा आपका ठीक है। और यहाँ से हम चाहें तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो मोलर मास अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम MB को यहाँ लेके चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका MB और यहाँ आ जाएगा आपका डेल्टा TB, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे भी हमें पूछा होगा उस हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग फार्मूला डराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे सारा, ओके, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा था क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अगेन सेपरेट वीडियो में करेंगे सारे ही, ठीक है, इस चैप्टर के। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो थर्ड है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे कि वाटर ही मान लीजिए, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर इसका कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया सपोज़, ठीक है। पहले ये क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था। तो यहाँ पर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो T0F से हम डिनोट करेंगे। अब जब हमने इसमें थोड़ा सा क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट के ऐड होने के बाद जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो हो गया आपका -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, TF कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्या कि जो प्योर स्टेट है, ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था इससे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लोअर हुआ, ठीक है, कम है क्या, जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए इसको बोला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर स्टेट के फ्रीजिंग पॉइंट से और भी ज़्यादा कम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या बोलता है ये, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन अ सोल्यूशन, जब हम बात करें इसकी सोल्यूशन की बात करें, जहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वेपर प्रेशर में आती है कमी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उससे, ठीक है। अब क्या बोलता है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस आर इन अ डायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस फ्रीज कब होता है, कोई भी सब्सटेंस हमारा कब फ्रीज होगा, तो हमारा सब्सटेंस तब फ्रीज होता है जब हमारा वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड फेज का वो बराबर होगा सॉलिड फेज के लिक्विड प्रेशर के बराबर, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है ना। सब्सटेंस हमारा सेम ही रहेगा, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सोल्यूशन फ्रीजेज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू इट्स सॉलिड सॉल्वेंट, है ना। नेक्स्ट बोलते हैं व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब हमने क्या किया, हमारे प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट का क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो इट मस्ट बी कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, तो ये क्या है, उस अब जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उससे भी और नीचे जाएगा, ठीक है, टू मैच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज।
क्यों जाएगा उससे नीचे? ताकि वो जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है उसको मैच कर सके एंड क्या कर सके, फ्रीज हो सके। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज क्या कर जाएगा, डिक्रीज्ड। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा इस तरीके से क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ में ये बोल रहा है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इसकी सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का जो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ ये, ठीक है, ये बता रहा है कि ये हमारा कहाँ पे कम टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया, अब जो फ्रीज़ हो रहा है ना वो यहाँ पे फ्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो ये कहाँ पे और भी नीचे आया है ना। तो सपोज दैट ये -2 डिग्री पे बॉयल फ्रीज़ कर रहे हैं सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे। अब हम इस चीज़ को तो जान ही चुके हैं कि जब हम बात करेंगे प्योर स्टेट की, है ना, तो प्योर स्टेट में हम डिनोट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को T0F से, और जब हम बात करेंगे इसकी सोल्यूशन की तो वहाँ पर हम लिखेंगे TF, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वही क्या होगा हमारा डेल्टा TF, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा हमारा T0F माइनस TF के। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि जो डेल्टा TF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के, ठीक है, यानी कि मोलल कंसंट्रेशन के। नाउ अब यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे KF एंड M, ठीक है। और जो KF है ये होता क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है जो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। MCQ के लिए आप याद कर सकते हो उसको। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे और एलेबरेट करते हैं हम लोग। तो एज वी ऑलरेडी नो मोलैलिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका क्या था, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें, इन किलोग्राम। और इसी को आगे और लिखें आगे, तो अगर मान लीजिए हमारा वेट जो है वो ग्राम्स में होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA अगर ग्राम में है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, अपनी जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KF मल्टीप्लाइड बाय WB MB 1000 अपॉन WA। ओके, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो मोलर मास अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KF WB अपॉन डेल्टा TF, ठीक है। अगर हमें KF की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, KF को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हमारा इसके लिए फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ से कोई भी फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि हमसे पूछा क्या है, क्योंकि अदर वैल्यूज़ हमें गिवन होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस, इसको समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी आता ही होगा, ठीक है, पर जो मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जैसे अब ऐसे इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, जैसे हमारे पास में एक सोल्यूशन है,
ठीक है, हमने एक कंटेनर ले लिया, एक तरफ हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ना, ये हमारा क्या सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या है, यहाँ पे अपने पास में प्योरली है ही वाटर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने सोल्यूशन लिया जहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट तो था ही, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा सॉल्यूट भी एडेड था, ठीक। अब जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये एक सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सारे सब पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती जाना आना, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइज़ के पार्टिकल्स को ये अलाउ करेगी जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और वो पार्टिकल किसके होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। तो जो हमारा ये सोल्यूशन साइड थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमारे सॉल्यूट पार्टिकल अवेलेबल है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है हमारी कम है, सॉल्यूट की थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या होता है, ये इसको मान लीजिए यहाँ जो सॉल्वेंट साइड है इसको डाइल्यूट साइड मान लो और इसको मान लो कंसंट्रेटेड साइड, तो यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल धीरे धीरे क्या करते हैं, इस तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। कब तक मूव करेंगे, जब तक यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या ना हो जाए, यहाँ के इक्वल ना हो जाए, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते किस तरफ, सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, ओके, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या थी, जो सेलेक्टिवली क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना, वही उसको क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, जिसको ये अलाउ करेगी। सब पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी है नेक्स्ट कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इनफ टू पास फ्रीली थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, whereas the solute particles are too big to pass through it, ठीक है। ओवर द टाइम देयर इज अ नेट मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइल्यूट टू द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन साइड। तो डाइल्यूट साइड से कंसनट्रेटेड साइड पे क्या होगा, मूवमेंट रहेगा किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। यही हमारा सिंपल सा प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। अब जो हमारा ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने पढ़ा था शुरू में टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, बट ये थोड़ा अलग है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास में 3 टाइप के हैं। तो फर्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब दो जो सोल्यूशंस होंगे उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो लिखा है 2 सोल्यूशंस आर कॉल्ड द आइसोटोनिक व्हेन दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। इफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स दैम, नो नेट ऑस्मोसिस अकर। अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ रखा हुआ है, एक कंपोनेंट यहाँ रखा हुआ है, और दोनों का ही क्या है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है भाई, सेम है। तो ना तो यहाँ के पार्टिकल यहाँ आएंगे, ना यहाँ के पार्टिकल यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, हमने एक ब्लड सेल को लिया हुआ है और हमने एक सोल्यूशन में उसको ऐड किया हुआ है। सोल्यूशन जो है यहाँ पर सोल्यूशन के पास में 0.9% है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। और यही सेम कंसंट्रेशन NaCl की कहाँ होगी, ब्लड के अंदर भी होती है 0.9%, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम कंसंट्रेशन है। तो इन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा भाई, सेम होगा, जिसकी वजह से ना तो यहाँ से पार्टिकल अंदर जाएंगे, ना तो यहाँ से पार्टिकल बाहर आएंगे, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोल दिया आइसोटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम कब बोलेंगे किसी सोल्यूशन को, जब ए सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक इफ इट्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ द सेल्स, जो आपका इंटरनल फ्लूइड, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारा ये दिया हुआ है हमें डायग्राम, ठीक है। इसमें समझते हैं कि क्या बोलता है ये। सपोज दैट हमने क्या किया, ब्लड सेल ही ले ली, ठीक है, ब्लड सेल लिया और उसको क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा सोल्यूशन था हमने यहाँ पे, सॉरी ये वाला तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है ना, ये कि जो हमारा ब्लड सेल था, ब्लड सेल के पास तो कितना 0.9% ही था NaCl कंसंट्रेशन, और हमने क्या किया, जो हमारा सोल्यूशन है जिसके अंदर ये सेल डिप्ड है, इसका हमने क्या किया, इसका जो कंसंट्रेशन है NaCl का वो क्या हो गया, मोर देन 0.9 से ज़्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, और अंदर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो जो अंदर हमारी सेल है ना, इस सेल से धीरे धीरे वाटर कंटेंट क्या करेगा, सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बाहर वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर वाले का कम था, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा सेल डिप था सोल्यूशन के अंदर बाहर वाले सेकेंड सोल्यूशन में, वहाँ से सोल्यूशन से क्या हुआ, जो ये सेल डिप है इस सोल्यूशन से क्या हुआ, इसका वाटर कंटेंट धीरे धीरे बाहर वाले सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा और जो सेल है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब सेम चीज़ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया सेल को। अब जो हमारी सेल थी, इस सेल के पास में जो NaCl कंसनट्रेशन है वो कितना है, 0.9 है और बाहर वाले हो सकते हैं यहाँ पर 0.4 हो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से जो वाटर कंटेंट है क्या करेगा, अंदर जाना स्टार्ट करेगा ताकि यहाँ पे क्या हो, सॉल्यूट को क्या कर सके, वो डिजोल्व कर सके, सॉल्यूट का जो कंसनट्रेशन है उसको कम कर सके, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर कंटेंट जो है वो अंदर सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फूलने लगेगी, स्वलन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हमारे ये 3 सोल्यूशन हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द, किसके बेसिस पे था हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे कि हमने ऑस्मोसिस ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अगेन हमारे पास में एक साइड पे सोल्यूशन है, एक साइड पे सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट करेंगे कहाँ पर, सोल्यूशन साइड पे। ये कंसनट्रेटेड साइड थी और ये हमारी डाइल्यूट साइड थी। किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट पार्टिकल के बेसिस पे ना। ठीक है, कि सॉल्वेंट पार्टिकल हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ से, प्योर साइड से कहाँ पर, सोल्यूशन साइड की तरफ में। अब ये कब तक मूव करेंगे, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, अप्लाई ना हो, उनको स्टॉप ना करे। ठीक है, तो सिंपली अगर समझे ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड दैट प्रिवेंट द पैसेज और मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनटू द सोल्यूशन साइड। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और सिंपल ये लिखा भी है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ठीक, अब क्योंकि हमारा सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के एंड टेम्परेचर के। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, आप C लिखो या M। ठीक है, ये मोलैरिटी है। ठीक है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो जैसे कि अगर इनको कंबाइन कर दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया M और T के, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट R M T। ठीक है, अब हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 मतलब सॉल्यूट के लिए लिखा हमने V R इंटू T। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं आगे, और अगर इसको आगे एक्सपेंड करें तो हो जाएगा हमारा, जैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका ठीक है इंटू V। अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका M2 इक्वल टू हो जाएगा आपका R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई V, है ना। ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सारा का सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ख़त्म। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। अब इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत कॉमन यूज़ है इसका। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या है। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ लिया,
कि डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ में, ठीक है, किसका मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट। ये था हमारा सिंपल ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट जो ऑस्मोसिस है इसका उल्टा होगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ठीक है, जब हमारा सोल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, डाइल्यूट साइड पे, यानी कि जो प्योर हमारा क्या होगा, वाटर या प्योर सॉल्वेंट जो था, इस वाली साइड पे मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ऑस्मोसिस में क्या था, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ मूव कर रहे थे, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सोल्यूशन है दैट इज़ कंसनट्रेटेड फॉर्म जो है सोल्यूशन की, यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल के कहाँ चले जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की साइड पे, ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर पे रह जाएगा हमारे पास इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, साफ़ पानी पीने के लिए, ठीक है। तो जो जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे फॉलो होता है, ये आरओ फिल्टर्स हो गया आपका हाउस होल्ड्स में, ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन मेथड्स में इसी को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या है, पीने लायक पानी हमें मिल जाए। वाटर प्योरीफिकेशन मेथड्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इन वाले फैक्टर्स को भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, एसोसिएशन क्या है एंड डिसोसिएशन क्या है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन चेंजेस द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन, ठीक है। इनका रोल किसमें, इनका रोल पढ़ रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है ना। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चेंज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एसोसिएशन इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट, या एसोसिएशन जो है सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दे दिया, ठीक है। तो बोलते हैं हमारे पास 2 यूनिट थी एसिटिक एसिड, या 2 मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, ठीक है। अब एसिटिक एसिड जब हमने क्या किया, सोल्यूशन में ऐड किया, वाटर के साथ में ऐड किया, तो ये क्या कर गया, यहाँ पर ये 2 यूनिट जो थी अलग अलग, ये 2 पार्टिकल से हट के इन्होंने मिलके एक ही पार्टिकल बना लिया, यानी कि 2 पार्टिकल्स क्या किए, आपस में एसोसिएट करके एक ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ दिए एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म द डाइमर, ठीक है, ये एक डाइमर यूनिट फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या बोलता है ये, फिर पार्टिकल्स मीन्स स्मॉलर इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज एंड अपेरेंट मोलर मास अपीयर हायर, ठीक है ना। तो मोलर मास पे क्या इसका फर्क पड़ेगा कि जो हमारा अपेरेंट मोलर मास होगा वो क्या होगा, लिटिल बिट हायर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल हमारा डिसोसिएशन का। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, सोल्यूशन में इसको डाला, सोल्यूशन में जब डाला तो पहले KCl एक यूनिट थी, और जैसे ही इसको सोल्यूशन में ऐड किया तो K+ और Cl नेगेटिव में ये 2 यूनिट्स में टूट गया, ठीक है। फिर बोलता है मोर पार्टिकल्स मीन्स बिगर इफेक्ट। अब क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल में टूटा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, फ्यूअर पार्टिकल्स में टूटा था, मतलब 2 से मिलकर 1 रिडक्शन हो रहा है पार्टिकल के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल से टूट के 2 पार्टिकल बन रहे हैं, तो मोर पार्टिकल्स मीन्स बिगर इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या है, इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड अपेरेंट मोलर मास अपीयर्स लोअर, ठीक है, और जो आपका मोलर मास होगा वो कैसा होगा भाई, लोअर निकलेगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि मोलर मास से फर्क पड़ रहा है, तो हमारा कंसेप्ट आता है क्या नया, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा, तो इसके बेसिस पे हम बात करें एबनॉर्मल मोलर मास की, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा अभी कि अगर एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर चेंज, ठीक है। एसोसिएशन पे भी और डिसोसिएशन पे भी। एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लीडिंग टू एन एबनॉर्मल मोलर मास, जिसकी वजह से हमारे को क्या मिलेगा, एक एबनॉर्मल मोलर मास। प्रॉपर मोलर मास नहीं मिलेगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आएगा मोलर मास में, ठीक है। एसोसिएशन रिड्यूसेस द पार्टिकल नंबर, ठीक है, जो कि क्या है, एक लोअर इफेक्ट शो करता है। मोलर मासेस अपीयर्स हायर, जिसकी वजह से जो मोलर मास है वो क्या होगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नाउ डिसोसिएशन इंक्रीज द पार्टिकल नंबर इन द सोल्यूशन, ठीक है, दैट्स वाई हायर इफेक्ट शो करेगा एंड मोलर मासेस अपीयर्स लोअर। जितना हम सोचे, जितना एक्सपेरिमेंटली मान के चल रहे इतना होना चाहिए, उससे कम हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मोलर मास मिलेगा, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला हमने, एबनॉर्मल मोलर मास। एंड हमारा लास्ट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट इज़ मेजर्ड ऑफ द इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन
particles on colligative property defined as the ratio of actual particle concentration to theoretical concentration. It corrects for the association or dissociation calculated as. ठीक है, इसको सिंपली समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है. ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कि ये रेशियो है किस किस का, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो, ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी. ठीक है, वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टी. ठीक है, इन टर्म्स इसको क्या बोलेंगे, इस टर्म एज वेंट हॉफ फैक्टर. इसी को क्या बोला जाएगा, वेंट हॉफ फैक्टर बोला जाएगा. तो वेंट हॉफ फैक्टर सीधा सीधा समझे तो ये क्या है हमारे, ये रेशो है किस किस के बीच का, कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये लिखा है यहाँ पे. ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड यानी कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्व की होगी वो वाली. ठीक है, और उसके अपॉन में हमारी जो होगी कैलकुलेटेड, जो हमारी ऑलरेडी दी हुई वैल्यू होगी. ठीक है ना, उस इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या होगा, हमारा वेंट हॉफ फैक्टर होगा. ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका दिया हुआ है थर्ड कि टोटल मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. तो ये हमारे 3 तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, अब जो हमें की पॉइंट्स याद रखने हैं वो हमारे कौन कौन से हैं. फर्स्ट, एसोसिएशन के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए जो आई की यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी. जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे NaCl KCl. ठीक है, आपको पता है सोल्यूशन में जाने के बाद क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाते हैं, एक पार्टिकल से टूट के 2 पार्टिकल बनेंगे, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, है ना, बड़ी होगी. ठीक है, एंड एसोसिएशन के केस में क्या होता है, क्योंकि 2 यूनिट से हमारी 1 यूनिट बन रही है, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 यूनिट बन रहे हैं ना, तो इस केस में हमारा जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी 1 से. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हमारा जो क्या था, एसिटिक एसिड था. ठीक है, वो बेंजीन सोल्यूशन में जाने के बाद क्या कर रहा था, डाइमर फॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पर हमारी जो आई की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी हमारी, 1 से कम. ठीक है, ओके. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंसेस के लिए हमारी आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूलाज ऑन द बेसिस ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर. तो हमने कुछ नहीं करना, जितनी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन सभी में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसको, आई को. ठीक है, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर को. तो जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहाँ पे हम किसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पे हमारी हो जाती है ख़त्म. ओके, आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा और जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे. अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.